अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में कोरियन ज़ुबान को रीड करना यानी कि पढ़ना वो हम सीखेंगे कि जोड़ करके कोरियन ज़ुबान को कैसे पढ़ा जाता है। उससे पहले बहुत ही अहम चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो आपके बिल्कुल ऊपर से गुज़र जाएगी अगर आपने ये 3 चीज़ें अच्छे से नहीं सीखी, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ। सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन पे था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कॉन्सोनेंट सिखाए थे सारे 19 के 19 और इनके नाम सिखाए थे। ये आपको ज़रूरी आने चाहिए आज की क्लास लेने से पहले, क्योंकि आज हमने जोड़ करके कोरियन ज़बान को पढ़ना सीखना है। डायरेक्टली मैं आपको बुक की तरफ लेके चलूँगा तो कोरियन ज़बान को पढ़ना सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से याद हैं। उसके बाद जो है आपको ये तीनों आवाज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए कॉन्सोनेंट्स की। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, एक कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि गियो की 3 आवाज़ें कौन सी हैं, पहली आवाज़ कौन सी है, दूसरी आवाज़ कौन सी है, तीसरी आवाज़ कौन सी है, ठीक है। इसी तरह सारे कॉन्सोनेंट्स की ये थीगत लिखा हुआ है, आपको कॉन्सोनेंट्स की पहचान होनी चाहिए अच्छे से। ये थीगत लिखा है, इसकी पहली आवाज़ कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। ये चीज़ें आपको याद होंगी तभी आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, वरना आपके ऊपर से गुज़रने के इम्कानात हैं लेक्चर के। इसके बाद वावल्स भी, जो कि मैं बताना भूल गया, मेरे जहन से निकल गया ये चीज़। मैं आपको वावल्स भी अच्छे से सिखा चुका हूँ। आपको वावल्स की पहचान होनी चाहिए और इनकी आवाज़ें जो मैंने आगे लिखी हैं ये अच्छे से आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये ई वावल है, ये यो वावल है, ये ओ है, ये यो है, ये ऊ है, ये यू है, ठीक है। तो ऐसे सारा आपको जो है वो सिलसिला अगर पता है तब आप लेक्चर ले सकते हैं। अगर नहीं पता तो काइंडली पहले इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए कि कोरियन ज़बान को पढ़ते कैसे हैं, एक पेज आपके सामने निकाल लिया है, जो कि पेज नंबर 77 है, पेज नंबर 77 है बुक 1 का। सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए हमने निकाला है और अभी हमने इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। तो वही बात आ जाती है सारी बातों की कि स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और जो मैंने आपके लिए तैयार किया उसको सीखते जाएं। इंशाल्लाह आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखेंगे आज के लेक्चर के बाद। सबसे पहली बात, इस चीज़ को नोट भी कर लेना है आपने, ठीक है। वैसे तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे तो बेहतर है कि आप उसको जो है वो अपनी कॉपी पे पॉइंट्स बना के लिखते रहें। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें, अगर मैं उर्दू ज़बान की बात करूं तो उर्दू ज़बान को हम लिखते हैं इस तरफ से इस तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन कोरियन ज़ुबान इस तरफ से इस तरफ नहीं लिखी जाएगी, बल्कि ये लिखी जाएगी जैसे इंग्लिश लिखी जाती है, इस तरफ से इस तरफ। जैसा कि फ़र्ज़ करें यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक हो गया जी। अच्छे से इसको समझ लें। दूसरा पॉइंट और मेन पॉइंट, अब देखें ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है कोरियन ज़ुबान में, ठीक है। लफ्ज़ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आगे फ़ासला आ गया तो इस फ़ासले की वजह से हमें पता चल गया कि ये लफ्ज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर अगला लफ्ज़ बहुत ही छोटा है, अगला लफ्ज़ बहुत ही छोटा है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे फ़ासला आ गया तो हमें पता चल गया कि ये लफ्ज़ भी ख़त्म हो गया है। नया लफ्ज़ यहाँ से शुरू हुआ और चलता चलता वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो
ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो था कि इस तरफ से इस तरफ लिखी जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये सिखाने की कोशिश की कि आपको पहचान हो सके कौन सा लफ्ज़ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तीसरा पॉइंट, हम बात कर रहे हैं कोरियन ज़बान को पढ़ने के असूलों की। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट सुने, कोरियन ज़ुबान में हर लफ्ज़ जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। कभी भी कोई भी लफ्ज़ कोरियन ज़ुबान में वावल से शुरू नहीं होता। ये आप 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स देख रहे हैं। कोरियन ज़ुबान में हर लफ्ज़ जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी कि इन 19 में से, ठीक है। कभी भी कोरियन ज़बान में कोई भी लफ्ज़ वावल से शुरू नहीं होगा। वैसे तो सेंटर में भी वावल आएंगे, लफ्ज़ के आखिर में भी आएंगे, लेकिन शुरू है जो लफ्ज़ की शुरुआत है वो कभी भी इन वावल में से किसी वावल में से भी नहीं हो सकती। अब जो मैंने बात कही है कि जो हर लफ्ज़ कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो ज़रा इसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं। ये एक लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, थीगत से। थीगत क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कि जो जिससे शुरू हो रहा है वो क्या है? संगशियोत, जो कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब ये वाला लफ्ज़ देख लें, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है, इस लफ्ज़ से। तो क्या ये वावल है या कॉन्सोनेंट है? तो ज़ाहिरी बात है ये ई ओंग लिखा हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। ऐसे आप तमाम अल्फाज को देखें, जहाँ से मर्ज़ी देखें, आपको कहीं भी नहीं ये मिलेगा कि कोरियन ज़ुबान का कोई भी लफ्ज़ जो है वो वावल से शुरू हो रहा हो। हर लफ्ज़ ने जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होना है। एक और बहुत ही अहम पॉइंट को नोट कर लीजिए। वो पॉइंट ये है कि देखें, जब मैंने आपको वावल्स सिखाए थे लेक्चर नंबर 3 में, मैंने बताया था वावल्स की 3 इकसाम हैं। एक है खड़े वावल्स, दूसरा है लेटे हुए वावल्स, ठीक हो गया, और आगे था डबल वावल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इनको। तो एक बात याद रखें, कोरियन ज़ुबान में जो खड़े वावल्स हैं, इस चीज़ को आपने नोट करना है। देखें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इन साउंड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके लिए तैयार की है। स्टेप बाय स्टेप हूबहू वैसे ही सीखें जैसे मैं सिखा रहा हूँ। जो पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा था वो ये है कि जो खड़े वावल्स हैं, जो कि ये 5 हैं, आ, या, ओ, यो और ई, ये खड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के आगे लिखे जाते हैं। हमेशा ये खड़े हुए वावल जो हैं ये कॉन्सोनेंट के आगे लिखे जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो लेटे हुए वावल्स हैं वो हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाते हैं। ये पॉइंट है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अच्छा जी, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताने लगा हूँ, मिसालें देने लगा हूँ कि देखिए जो खड़े वावल्स होंगे, यानी कि इस पोजीशन में जो हैं, ऐसी पोजीशन में, वो हमेशा कॉन्सोनेंट के आगे लिखे हुए होंगे, और जो लेटे हुए वावल्स हैं वो हमेशा जो कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे हुए होंगे। सबसे पहले ये लफ्ज़ को देखें, ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है थीगस से जो कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब इसके नीचे एक वावल है जो कि ऊ वावल है, ऊ, ठीक है। और ये क्या है? ये लेटा हुआ वावल है, हॉरिजेंटल वावल है। तो देखिए ये लेटा हुआ वावल है, ये कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा हुआ है, इसके आगे नहीं लिखा हुआ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, ठीक हो गया जी।
अब आगे देखें, ये कॉन्सोनेंट है ईयोंग, ठीक है। इसके आगे एक वावल है आ वावल। ये आ वावल ईयोंग के आगे लिखा हुआ है, नीचे क्यों नहीं लिखा हुआ? क्यों? क्योंकि ये खड़ा वावल है, लेटा वावल नहीं है। अगर लेटा वावल होता जैसे ये है तब ये कॉन्सोनेंट के नीचे आता। अगर खड़ा वावल होगा तो वो कॉन्सोनेंट के आगे लिखा जाएगा, उसके नीचे नहीं लिखा जाएगा। इसलिए ये आ वावल खड़ा वावल है, यानी कि इस पोजीशन में खड़ा, तो ये क्या है, इसलिए इसके आगे लिखा हुआ है। और देखें, ये एक कॉन्सोनेंट है संगशिओत, ठीक है, संगशिओत। इसके आगे वावल लिखा हुआ है ई वावल। इसके आगे लिखा है, इसके नीचे क्यों नहीं लिखा? नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो वावल है आप देख रहे हैं, ये खड़ा वावल है, यानी कि वर्टिकल वावल है, खड़ा वावल है। इस वजह से ये इसके नीचे नहीं आया, इसके आगे लिखा गया, ठीक है। इसी तरह आगे देखें, ये कॉन्सोनेंट है, फिर आगे खड़ा वावल था इसलिए आगे लिखा उन्होंने, नीचे नहीं लिखा, ठीक है। फिर आगे जियोत आ गया और आगे आ गया वावल ए, ठीक हो गया। ए वावल भी खड़ा वावल है। अब एक चीज़ को ज़रा अच्छे से और गौर से समझिएगा, ये जो वावल लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखें, वैसे तो जो ये वावल है ये आता है जी डबल वावल्स की कैटेगरी में, ठीक है। यानी कि खड़े वावल ये हैं, लेटे वावल हैं ये हैं, और ये डबल वावल है। ये डबल वावल की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन फिर भी ये खड़ा वावल है। देखें, ऐसे ये खड़ा है, लेटा हुआ वावल नहीं है, ठीक है। ये जैसे ये लेटे हुए हैं, ठीक है। ये जैसे ये खड़े वावल हैं, इनकी तरह ये भी खड़ा वावल ही है ना, ठीक है। ऐसे ये भी खड़ा वावल है, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा है, और ये भी खड़ा वावल है, ये भी खड़ा वावल है, ठीक हो गया। ये चीज़ें हैं। और आगे देखें, अब ये जो वावल है ये एक ही वावल है ना पूरा, इसको कहते हैं वे। अब इसमें आधा हिस्सा जो है वो लेटे हुए वावल का है, और आधा हिस्सा जो है वो किसका है, वो खड़े वावल का है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? इस सूरत में वही होगा कि ये वाला हिस्सा कॉन्सोनेंट के नीचे आ जाएगा क्योंकि ये लेटा हुआ है, और उसका ये वाला हिस्सा चूँकि खड़ा है तो ये उसी कॉन्सोनेंट के आगे आ जाएगा। इसकी मिसाल देखते हैं बुक पर। ये आप एक लफ्ज़ देख सकते हैं। देखें, ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है मियोम से, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे देखें, गौर करें, ये वाला वावल लिखा हुआ है, ये वाला वावल। ये वावल को क्या पढ़ते हैं? वो। इसको क्या पढ़ते हैं जी? वो। अब इस वावल में इतना हिस्सा लेटा हुआ था, ठीक हो गया, और इतना हिस्सा है वो खड़ा है। तो उसने क्या किया, बुक वाले ने इस कॉन्सोनेंट के नीचे लिख दिया वो हिस्सा जो लेटा हुआ है, और जो खड़ा हिस्सा है ये वाला वो उसके आगे लिख दिया, ठीक है, जैसा कि मैंने असूल के मुताबिक बताया था, ठीक हो गया जी। देखिए, मैं दिल से चाहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा पुरसकून तरीके के साथ बनाऊँ, लेकिन साथ साथ टाइम का भी जो है वो मैं देखता रहता हूँ। एक बात को अच्छे से समझ लें, आप नई ज़ुबान सीख रहे हैं तो ये काम ही पुरसकूनियत का है, जल्दबाजी का ये काम ही नहीं है किसी सूरत में, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आप स्पीड को कम करके देख सकते हैं वीडियो को सेटिंग में जाके, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप अगर चाहे एक बार देखें वीडियो को, 2 बार देखें, ये आपका जो है मैटर है। जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितना हज़म कर सकते हैं उतना सीख लिया करें।
लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि देखें डबल वावल्स में भी जो वावल खड़े होंगे वो कॉन्सोनेंट के आगे आएंगे। जैसे ये खड़ा वावल है, ये भी खड़ा वावल है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा वावल है। लेकिन कुछ वावल ऐसे हैं, कुछ डबल वावल ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा लेटा हुआ है और कुछ हिस्सा खड़ा है। जैसे आप इसको देख लें, अब ये जो है ये वावल है वी वावल, ठीक है। इसका इतना हिस्सा लेटा हुआ है, ठीक है, और इतना हिस्सा खड़ा है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या करेंगे, इस सूरत में जो लेटा हुआ हिस्सा है वो कॉन्सोनेंट के नीचे लिख देंगे और जो खड़ा हिस्सा है वो कॉन्सोनेंट के आगे लिख देंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने कॉन्सोनेंट लिखा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसके साथ हमने ये वावल लिखना है, ठीक है, डबल वावल, चूँकि ये डबल वावल है वी वावल, ये लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जी, ये इसका लेटा हुआ हिस्सा इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक हो गया, और जो खड़ा हिस्सा है वो इसके आगे लिख दूंगा, ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इस सूरत में, तो कोई मसला नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, ये वी वावल है। ये वाली लाइन मैंने थोड़ी लंबी कर दी, कोई मसला नहीं अगर इतनी लंबी हो जाए या इतनी लंबी ना भी हो, ठीक है। अब आखिर वाला पॉइंट रह गया है जो सिखाने के बाद मैं आपको जोड़ करके रीडिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, कोरियन ज़बान पढ़ने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये जो आखिर वाला पॉइंट है ना, आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से मुतमिन हो के इसको समझना है, ठीक है। ये 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स आपके सामने हैं। लेक्चर नंबर 4 में मैंने इनकी एक एक कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ों की वजाहत की थी। अगर अभी लेक्चर नहीं लिया तो ये वाला लेक्चर आपके ऊपर से गुजर जाएगा। पहले इस लेक्चर को लें और बाद में आज वाले लेक्चर को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था ये जो 19 कॉन्सोनेंट है ना कोरियन ज़ुबान के, हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं 3-3। कुछ की तो तीनों आवाज़ें एक जैसी हैं, जैसे नियोन की पहली भी, दूसरी भी और तीसरी आवाज़ एक जैसी, जैसे नून नून और यहाँ भी नून। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे इन कॉन्सोनेंट्स की पहली आवाज़, दूसरी आवाज़ और तीसरी आवाज़ मुख्तलिफ़ है। फ़र्ज़ कर लें, मिसाल के तौर पे गियोग को ले लें। अब गियोग की पहली आवाज़ खे की है, दूसरी गाफ की है, तीसरी काफ की है, ठीक हो गया। अब बात ये है कि अब 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स की 3-3 आवाज़ें हैं, लेकिन हमने क्या करना है, जब भी कोई कॉन्सोनेंट लफ्ज़ के अंदर लिखा हुआ आएगा, जब भी कोई कॉन्सोनेंट लफ्ज़ के अंदर लिखा हुआ आएगा, हमने उस कॉन्सोनेंट की तीनों आवाज़ों को नहीं पढ़ना। हमने तीनों आवाज़ों में से सिर्फ़ और सिर्फ एक आवाज़ को पढ़ना है, ठीक हो गया। अब जब मैंने ये बात कही कि तीनों आवाज़ों को नहीं पढ़ना, एक आवाज़ को पढ़ना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी एक आवाज़ को पढ़ना है। फ़र्ज़ कर लें कि बी ओप कहीं लिखा आ जाता है लफ्ज़ के अंदर। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसकी तीनों आवाज़ों को नहीं पढ़ना, एक आवाज़ को पढ़ना है एक टाइम में। तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि अच्छा, तीनों में से एक आवाज़ को पढ़ना है तो वो कौन सी आवाज़ पढ़ें, ये आवाज़ पढ़ेंगे, ये आवाज़ पढ़ेंगे या ये आवाज़ पढ़ेंगे। ये आखिर वाला पॉइंट, ठीक है, जो जिसके बाद हम जोड़ करना शुरू कर देंगे और रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें हैं, इसी तरह जो है हर कॉन्सोनेंट की 3-3 पोजीशंस भी है। एक तो है कि हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें, ठीक है, गियो की भी 3 आवाज़ें, नियोन की भी, दीगत की भी, रियल की भी, ठीक है, सब की। इन आवाज़ों के अलावा इन 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स की 3-3 पोजीशंस भी हैं। इसकी भी 3 पोजीशंस, इसकी भी 3 पोजीशंस। एक लफ्ज़ के अंदर जब इन 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी आएगा, वो या तो पहली पोजीशन पे आया होगा,
या दूसरी पोजीशन पे आया होगा या तीसरी पोजीशन पे आया होगा। अगर पहली पोजीशन पे आया होगा तो हमने उसी कॉन्सोनेंट की पहली आवाज़ को पढ़ लेना है और बाकी दो आवाज़ों को, दूसरी और तीसरी आवाज़ को छोड़ देना है। अगर वही कॉन्सोनेंट दूसरी पोजीशन पे आया होगा, हमने उसकी दूसरी आवाज़ को पढ़ लेना है और पहली और तीसरी आवाज़ को छोड़ देना है। अगर बिलफर्ज इन कॉन्सोनेंट्स में से कोई कॉन्सोनेंट तीसरी पोजीशन पे आ जाता है, एक लफ्ज़ के अंदर तीसरी पोजीशन पे आ जाता है, तो फिर उसी कॉन्सोनेंट की तीसरी आवाज़ को पढ़ेंगे, पहली दो आवाज़ों को छोड़ देंगे। अब सवाल है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आया है या दूसरी पोजीशन पे आया है या तीसरी पोजीशन पे आया है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको गौर से और तवज्जो के साथ समझिएगा। बहुत ही आसान है, कोई आपने परेशानी की ज़रूरत नहीं लेनी। इस लेक्चर के अलावा भी 2 लेक्चर सिर्फ़ कोरियन ज़बान को पढ़ने पे, उसको रीड करने पे जोड़ करके मैं आपको अकेला अकेला लफ्ज़ सिखाऊंगा। चलें जी, जैसा कि मैंने कहा कि 3-3 पोजीशंस हैं, तो पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आया है या दूसरी पे आया है या तीसरी पे आया है, इस बात की वजाहत करने लगा हूँ। सबसे पहले तो देखें, गौर करें, कुछ मैं आपको अल्फाज की जो है वो मिसालें दूंगा, ऐसे अल्फाज की जिनमें बात बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले ये लफ्ज़ देखें, ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू होता है छी ओत से, ठीक है, और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है। स्पेस से हमें पता चल गया कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये लफ्ज़ जिस कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, यानी कि छी ओत, इससे ये शुरू हुआ है, लफ्ज़ जो है वो जिस कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, हम कहेंगे कि वो कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आया है। तो जब पहली पोजीशन पे आया है तो उसकी आवाज़ भी पहली होगी, ना ही दूसरी आवाज़ होगी, ना ही तीसरी आवाज़ होगी। अब ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है छी ओत से, तो छी ओत को क्या कहेंगे कि छी ओत कौन सी पोजीशन पे आया है? पहली पोजीशन पे आया है। तो जब ये पहली पोजीशन पे आया तो इसकी आवाज़ कौन सी होगी? पहली आवाज़ होगी। 3 आवाज़ें हैं ना इसकी आवाज़ पहली होगी, ना ही दूसरी होगी, ना ही तीसरी। दूसरी आवाज़ को भी छोड़ देंगे, तीसरी आवाज़ को भी छोड़ देंगे और पहली आवाज़ को पढ़ेंगे। अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ पोजीशंस को समझ लें। एक तो मैंने बता दिया, पहली पोजीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। छियोत से लफ्ज़ शुरू हो रहा है, ये तो पहली पोजीशन पे आ गया। अब इस छियोत के बाद जितने भी कॉन्सोनेंट ऊपर की तरफ आएंगे, मिसाल के तौर पे जैसे ये घी ओक है, ये ही ओत है और फिर आगे एंड पे फिर घी ओक है, इन सारे कॉन्सोनेंट्स को हम तसव्वुर करेंगे कि ये दूसरी पोजीशन पे आ रहे हैं। तो जब ये दूसरी पोजीशंस पे आ रहे हैं तो इनकी आवाज़ भी दूसरी होगी, ना ही पहली होगी और ना ही तीसरी होगी। ठीक हो गया जी। अब बताता हूँ तीसरी पोजीशन। पहली पोजीशन के बारे में जान लिया कि जो है लफ्ज़ जो है, एक लफ्ज़ जिस कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ वो पहली पोजीशन पे आया, और उस शुरू होने वाले कॉन्सोनेंट के बाद जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आए हैं, नीचे नहीं की बात नहीं कर रहा, ऊपर आए हैं वो दूसरी पोजीशन पे आ रहे हैं, उनकी आवाज़ भी दूसरी होगी। ठीक हो गया। अब तीसरी पोजीशन पे कोई कॉन्सोनेंट कैसे हमें पता चलेगा कि ये तीसरी पोजीशन पे है? तो एक बात गौर से सुने, ये देखें नियोन नीचे की तरफ आया है, ये ऊपर नहीं है, ठीक है। पहले छी होता है, फिर ई वावल है और उसके बाद नियोन है जो कि नीचे की तरफ लिखा हुआ है।
तो जितने भी कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ लिखे होंगे हमने ये तसव्वुर करना है कि वो तीसरी पोजीशन पे आ रहे हैं। तो जब वो तीसरी पोजीशन पे आ रहे हैं तो उनकी आवाज़ भी तीसरी होगी, ना ही पहली होगी ना ही दूसरी होगी बल्कि तीसरी होगी। अब इस लफ्ज़ को देखें, ये स्टार्ट हुआ छी ओज से, तो चूँकि छी ओज से शुरू हो रहा है हमने तसव्वुर करना है छी ओज पहली पोजीशन पे है। ठीक हो गया। तो जब छी ओज पहली पोजीशन पे है तो इसकी आवाज़ भी पहली पढ़ेंगे, दूसरी और तीसरी को छोड़ देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, वावल। ठीक है, वावल पढ़ लिया। अब वो तरतीब भी जहन में रखनी है जिस तरतीब के साथ पढ़ना है, मैंने इसी वीडियो में बताया है। वावल पढ़ लिया। वावल के बाद नीचे अगर कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो तो उसको पढ़ना है। ये नीचे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है देखिए, नियॉन, तो नियॉन को पढ़ना है। अब मैंने कहा जो कॉन्सोनेंट नीचे लिखा हो वो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी आवाज़ कौन सी होगी, तीसरी होगी। उसके बाद आगे आ जाएं, छियोल पढ़ लिया, ई वावल पढ़ लिया, नियॉन पढ़ लिया। आगे है पढ़ना गीयोक। ठीक है, ये गीयोक लिखा है, तो ये गीयोक कौन सी पोजीशन पे आया है, ये गीयोक आया है दूसरी पोजीशन पे। कैसे दूसरी पोजीशन पे आया, छियो से लफ्ज़ शुरू हुआ तो ये तो होगी पहली पोजीशन। इसके बाद जितने भी कॉन्सोनेंट आते जाएं एक लफ्ज़ के अंदर, जितने भी कॉन्सोनेंट ऊपर की तरफ आते जाएं उनकी दूसरी पोजीशन ही रहनी है। जैसे ये गीयोक है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ आया है, यहाँ नीचे नहीं आया। ठीक है, अगर यहाँ नीचे आता तो तीसरी पोजीशन हो जानी थी, लेकिन ये ऊपर आया, इसकी दूसरी पोजीशन होगी गीयोक की। तो जब इसकी पोजीशन दूसरी होगी तो इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी, पहली भी नहीं होगी तीसरी भी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी आवाज़ पढ़ेंगे। दूसरी आवाज़ इसकी पढ़ ली और नीचे वावल पढ़ लिया। ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपको पढ़ना ही सिखाऊंगा, अभी पोजीशन पे गौर कर लें। उसके बाद आ गया जी हियोत। अब हियोत कौन सी पोजीशन पे आया, ये भी दूसरी पोजीशन पे आया है। क्यों दूसरी पोजीशन पे आया, छी ओत से लफ्ज़ शुरू हुआ, ये पहली पोजीशन पे। इसके बाद जितने भी मर्ज़ी कॉन्सोनेंट आ जाएं, जितने मर्ज़ी कॉन्सोनेंट आ जाएं, 10 कॉन्सोनेंट ही क्यों ना आ जाएं ऊपर की तरफ, वो सब के सब दूसरी पोजीशन पे तसव्वुर किए जाएंगे। तो ये ही ओत भी ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसकी भी दूसरी पोजीशन होगी। तो जब इसकी पोजीशन दूसरी है तो इसकी आवाज़ भी दूसरी ही होगी, ना ही पहली होगी ना ही तीसरी होगी। एक बात को अच्छे से समझ लें, अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता हियोत के नीचे, हियोत और आ वावल के नीचे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता, उस कॉन्सोनेंट को हमने शुमार करना था कि वो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट आ ही नहीं रहा तीसरी पोजीशन पे, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद है गीयोक। अब गीयोक भी दूसरी पोजीशन पे आ रहा है क्योंकि ये इस छियोत के बाद आ रहा है और आ भी ऊपर रहा है। कुछ लोग शायद इस वजह से कंफ्यूज हो जाएं कि कहें जी देखें लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो पहली पोजीशन हो गई, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ये तीसरी पोजीशन हो गई। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें ये ऊपर की तरफ आया है ना, चाहे एंड पे ही क्यों नहीं आया, फिर भी इसकी दूसरी पोजीशन है तो आवाज़ भी दूसरी होगी। सिंपल सी बात है, ना ही पहली आवाज़ पढ़नी, ना ही दूसरी पढ़नी, ना ही तीसरी पढ़नी, बल्कि दूसरी पढ़नी है। अब नीचे है वावल ओ। ठीक है, इसको पढ़ना है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता, कोई भी कॉन्सोनेंट, तो उस कॉन्सोनेंट को हमने कहना था कि ये तीसरी पोजीशन पे आ रहा है और इसकी आवाज़ भी तीसरी ही होगी। ठीक हो गया। अब एक और लफ्ज़ की मिसाल देखें, पोजीशंस ही समझाऊंगा सिर्फ इस लफ्ज़ में भी। ठीक है, उसके बाद रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है यहाँ से और ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया। हर लफ्ज़ के अंदर ये रूल अप्लाई होना है। जैसे ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है तो शुरू कहाँ किससे हो रहा है, गीयोक से।
अब गी योग से शुरू हो रहा है तो गी योग को क्या तस्वुर करेंगे कि ये कौन सी पोजीशन पे आया है, पहली पोजीशन पे आया है, क्योंकि लफ्ज़ इस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो ये पहली पोजीशन पे आया, इसकी आवाज़ भी पहली ही पढ़ेंगे, दूसरी आवाज़ भी छोड़ देंगे, तीसरी आवाज़ भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो मैंने आपको 3 आवाज़ें लिखाई हैं हर कॉन्सोनेंट की। आगे वावल पढ़ लिया, वावल का तो कोई मसला ही नहीं, वावल आगे आ जाए नीचे आ जाए जहाँ मर्जी आ जाए, वावल की तो आवाज़ ही एक है। मसला तो कॉन्सोनेंट का जिनकी 3-3 आवाज़ें हैं, ठीक है ना, उनका ये मसला। वावल की तो 3-3 आवाज़ें नहीं है, वावल की तो एक ही आवाज़ है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वावल पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें वावल के नीचे यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट अगर लिखा होता ना, तो हमने पहले इस कॉन्सोनेंट को पढ़ना था और फिर यहाँ पे जाना था, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लिखा ही नहीं है, तो डायरेक्ट आगे चलते हैं। ये क्या है जी, ईयोंग है। ईयोंग कॉन्सोनेंट आपको पता है। अब ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, पहली पे, दूसरी पे या तीसरी पे? ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। पता कैसे चला? मैंने बताया था गी जिससे शुरू हो वो पहली पोजीशन पे, गी योग से लफ्ज़ शुरू हुआ, गी योग पहली पोजीशन पे। अब इस गी योग के बाद जितने मर्ज़ी कॉन्सोनेंट ऊपर आते जाएं, जितने मर्ज़ी कॉन्सोनेंट ऊपर आएं, वो सारे के सारे दूसरी पोजीशन पे हैं। तो जब पोजीशन दूसरी पे है, आवाज़ भी दूसरी पड़ेंगे उनकी, ठीक है। इसीलिए ये देखें, ईयोंग ऊपर आ रहा है, ये भी दूसरी पोजीशन इसकी होगी, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन जब इसकी होगी तो इसकी आवाज़ भी दूसरी ही होगी, पहली या तीसरी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद वावल पढ़ना है, ये वाला ई वावल है, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब ई वावल पढ़ के आगे नहीं चले जाना, क्यों? नीचे कॉन्सोनेंट लिखा वो पढ़ना है, पढ़ के आगे जाना है। अब नीचे कॉन्सोनेंट क्या है, मी ओम। तो मैंने क्या बताया था कि अगर जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ लिखा हो ना, तो वो तीसरी पोजीशन पे आता है और उसकी आवाज़ भी तीसरी होती है। तो ये मी ओम आया तीसरी पोजीशन पे, तो इसकी आवाज़ कौन सी होगी? आवाज़ भी इसकी तीसरी होगी। वो अलहदा बात है कि कुछ कॉन्सोनेंट हैं जिनकी तीनों आवाज़ें सेम हैं, जैसे नीओन है, मीओम है, इसकी तीसरी आवाज़ भी मीम की है, ठीक है। पहली भी मीम, दूसरी भी मीम, खैर इसकी तीसरी आवाज़ पढ़ेंगे मीम, ठीक हो गया। आगे है ही ओत, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ लिया, आगे चलेंगे ही ओत। ही ओत कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ये आ रहा है दूसरी पोजीशन पे। क्यों, पता कैसे चला? पहली पोजीशन पे गी योग आया, क्योंकि गी योग से ये लफ्ज़ शुरू हुआ था। इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आते जाएंगे वो दूसरी पोजीशन है, इसकी भी दूसरी, ये भी ऊपर आया, इसकी भी दूसरी। हियोत की ना ही पहली आवाज़ पढ़ेंगे ना ही तीसरी आवाज़ पढ़ेंगे, इसकी दूसरी आवाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये दूसरी पोजीशन पे आया है। उसके बाद आगे एक वावल लिखा हुआ है, ए वावल है, उसको ए कहते हैं, ठीक है। फिर इस वावल को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आगे नहीं चले जाना, नीचे कॉन्सोनेंट लिखा है उसको पढ़ना है। नीचे कौन सा कॉन्सोनेंट लिखा है? नीचे लिखा हुआ है संगशियोत, ठीक है। तो संगशियोत नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये तीसरी पोजीशन पे आया है, तो इसकी आवाज़ भी तीसरी पढ़ेंगे, ना ही पहली पढ़नी ना ही दूसरी पढ़नी, बल्कि कौन सी पढ़नी है? तीसरी पढ़नी है। इसके बाद आगे देखें, आगे है जी ईयोंग, ठीक है। अब ईयोंग भी दूसरी पोजीशन पे आया, क्यों? ये ऊपर की, तो एक बात तो ये है कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि पहले कॉन्सोनेंट के बाद ये आया है। पहले कॉन्सोनेंट के बाद जितने भी आएंगे, मैंने बताया वो जितने भी कॉन्सोनेंट ऊपर की तरफ आए, नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ आया कोई, वो तो तीसरी पोजीशन हो जाएगी। अगर ऊपर की तरफ आया तो वो दूसरी पोजीशन होगी। तो ये ईयोंग भी ऊपर की तरफ आया है, तो इसकी भी दूसरी पोजीशन है। तो जब पोजीशन दूसरी तो आवाज़ भी दूसरी, इसकी दूसरी बात पढ़ेंगे, यहाँ पहली और तीसरी छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ये वावल, ओ वावल है, ठीक है। नीचे कोई कॉन्सोनेंट नहीं लिखा, इसलिए डायरेक्ट आगे चले जाते हैं। अगर यहाँ कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता उसको पढ़ना था और उसकी आवाज़ भी तीसरी होनी थी, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। खैर आया नहीं, छोड़ें।
आगे ईयोंग आ गया, एंड पे देखिए ईयोंग आता है। हमारी अक्ल क्या कहती है कि ईयोंग एंड पे आ रहा है, इसकी तो तीसरी आवाज़ पढ़नी चाहिए। नहीं, गलत बात, ये ऊपर की तरफ आया है। अगर चाहिए एंड पे आया है लेकिन ऊपर की तरफ आया है तो इसकी कौन सी आवाज़ पढ़नी है? इसकी आवाज़ पढ़नी है दूसरी, क्योंकि ये पोजीशन दूसरी पे आ रहा है। नीचे है वावल यो, ठीक है। तो वावल को तो मैंने बताया कोई परेशानी नहीं, वावल की आवाज़ एक जैसी रहेगी, वावल जहाँ मर्जी आए। अगर इस वावल के नीचे भी कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ जी, मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं सारा ये लिखा होता तो इसको तसव्वुर करना था ये तीसरी पोजीशन पे आया तो फिर इसकी आवाज़ भी हमने तीसरी पढ़नी थी। खैर इसको काट देते हैं, ठीक है। आखिरी लफ्ज़ की मिसाल देख लीजिए, ये लफ्ज़ है, छोटा से लफ्ज़ की मिसाल भी दे दूँ मैंने कहा, बल्कि इसकी मिसाल देखें। ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, छोटा सा लफ्ज़ है। अब ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है ईयोंग से, तो ईयोंग को क्या तसव्वुर करना है कि ईयोंग पहली पोजीशन पे आया है, ठीक है। क्योंकि इससे लफ्ज़ शुरू हो रहा है तो पोजीशन इसकी पहली, तो आवाज़ भी इसकी पहली, ठीक है। इसकी पहली आवाज़ होगी, दूसरी और तीसरी नहीं होगी। उसके बाद वावल पढ़ेंगे, ओ वावल, ठीक है। अब नीचे कोई कॉन्सोनेंट नहीं लिखा, डायरेक्ट आगे चलते हैं। आगे है जियोत। जियोत कौन सी पोजीशन पे आया? दूसरी पोजीशन पे। क्यों? एक तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है और दूसरा ईयोंग से लफ्ज़ शुरू हुआ इसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो जियोत को पढ़ेंगे और साथ में वावल लिखा हुआ है ए वावल, ठीक हो गया, ए वावल लिखा हुआ है। फिर इस वावल को पढ़ेंगे तो यहीं पे ये लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। अब देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता तो हमने तसव्वुर करना था कि वो तीसरी पोजीशन पे आया, लेकिन यहाँ पे कोई लिखा ही नहीं है तो इसमें तीसरी पोजीशन वाला कोई कॉन्सोनेंट है ही नहीं है, तो नहीं है तो कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। तो इंशाअल्लाह रहमान ये क्लास बहुत ज़्यादा जो है लंबी होती जा रही है। अगली क्लास में जोड़ करके हम इसकी रीडिंग को करेंगे। रहती जो अगर कोई कमी आप समझते हैं रह गई है कि अभी आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, कोशिश करें कि मेरी बातों को तवज्जो से सुनें और इस लेक्चर को 2 बार सुन लें अगर आपको एक बार क्लियर नहीं हुआ। अगर तो कोई छोटा मोटा मसला भी है तो उसकी भी कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। पूरे 2 लेक्चर मैंने रीडिंग पे लगाने हैं तो अकेले अकेले लफ्ज़ को मैंने पढ़ाना है, उसमें बार बार पोजीशन बताते रहना है, ये पहली पोजीशन पे आ रहा है, ये दूसरी पे, ये तीसरी पे, फिर उनकी आवाज़ों को निकाल के जोड़ भी करने हैं वावल को मिला के। तो इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर के बाद आप काफ़ी हद तक कोरियन ज़बान की रीडिंग जोड़ के साथ कर पाएंगे, ठीक हो गया जी। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।